नमस्कार दोस्तों, मैं के सर। बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में चैप्टर जो चल रहा था अपने लोकतंत्र, उसमें लोकतंत्र में अपन ने अर्थ, सिद्धांत, विशेषताएं आदि कुछ पढ़ लिया था। तो आज बात करते हैं लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक परीक्षण होता है। तो आलोचनात्मक परीक्षण 12 प्रकार का होता है। तो जिसमें सबसे पहले आता है सार्वजनिक हितों में वृद्धि। सार्वजनिक हितों में वृद्धि मतलब सार्वजनिक का मतलब होता है जनता के हितों में किस प्रकार जनता के सभी नागरिकों के पक्ष में किस प्रकार की वृद्धि की जाती है, उनको क्या क्या लाभ दिया जाता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो प्रजातांत्रिक शासन है, प्रजातांत्रिक शासन के दो या लोकतंत्र के दो या जनतंत्र के दो, इसका संचालन जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तथा सार्वजनिक हितों मतलब सभी के हितों को ध्यान में रखकर उनमें वृद्धि की जाती है। तथा जो चुनाव में वादे किए जाते हैं जनता मतलब चुनाव में जो वादे किए जाते हैं प्रतिनिधि के द्वारा, उन वादों को कैसे निभाया जाता है, इनकी बात किसमें की जाती है? सार्वजनिक हितों में। अगली जो बात आती है कार्यकुशल शासन की। अब कार्यकुशल शासन क्या होता है? कार्यकुशल शासन लोकतंत्र में सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना गया है। मतलब लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना गया है। मतलब कार्य करने के लिए जो प्रणाली बनाई गई है वह किसे बनाया गया है? लोकतंत्र को। लोकतंत्र को क्यों बनाया गया है? लोकतंत्र में दो संसद, एक संसद होती है जिसमें एक संसद होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये दो होते हैं। तथा लोकसभा में अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं, अलग अलग राज्यों से होते हैं, ये सब लोकसभा में होते हैं। इसके बाद फिर जो राजस्थान मतलब जैसे राज्य होते हैं उनको राज्य के आधार पर बांटा जाता है, विभिन्न प्रांतों के आधार पर बांटा जाता है और उनमें अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो इनकी नीतियां होती है वो नीतियां किस आधार पर बनाई जाती है? जनमत के आधार पर, मतलब जनता के द्वारा मतदान करने के आधार पर इनकी नीतियां बनाई जाती है। और जो इनको लागू किया जाता है जनता के सहयोग के आधार पर तथा जनता के हितों को देखते हुए इनको लागू किया जाता है। सार्वजनिक शिक्षा का आधार जो अपना तीसरा आलोचनात्मक परीक्षण है, क्या है? सार्वजनिक शिक्षा का आधार। अब जनता सार्वजनिक समस्या पर अपना मत और जनमत का निर्माण के साधनों आई चुनावों में अपना मत प्रकट करती है। मतलब जनता जो होती है अपनी समस्या किसको बताती है? अपने प्रतिनिधि को बताती है, प्रतिनिधि को बताती है तथा वह चुनाव के समस्या के आधार पर प्रतिनिधि को अपना मत देती है। मतलब कौन सा प्रतिनिधि सही है, कौन सा प्रतिनिधि उनकी जो समस्या है उनको निपटा सकता है, इस आधार पर क्या करती है? मत देती है। और अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक तथा बड़े हितों के कारण छोटे हितों का त्याग करती है। मतलब जो जनता होती है जो अपना जो हित होता है, छोटे मतलब जो बड़े बड़े हित होते हैं उनको त्याग कर एक छोटे हितों के कारण मतलब अपनी समस्या के हल के कारण क्या करती है? एक प्रतिनिधि का चयन करती है और वह अपने जो बड़े हित होते हैं उनको त्याग करती है और छोटे हितों के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है। गेसेल ने कहा है कि गेसेल ने शिक्षा के बारे में लोकतंत्र की शिक्षा के बारे में क्या कहा है दोस्तों? गेसेल ने लोकतंत्र को नागरिकता शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा गया है या विद्यालय कहा गया है। करते हैं सार्वजनिक शिक्षा के बाद में नैतिक शिक्षा का साधन। अब नैतिक शिक्षा का साधन क्या होता है? तो नैतिक शिक्षा के संबंध में पावेल ने क्या कहा था? तो पावेल ने कहा था कि ये लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता पवित्रता की भावना को मजबूत करती है। मतलब नैतिकता का मतलब होता है लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता पवित्रता की भावना को मजबूत करती है। और ब्राइस ने इसी संबंध में एक और वैज्ञानिक आता है, एक और दार्शनिक आता है ब्राइस। तो ब्राइस ने कहा था कि दूसरे नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति का व्यवहार करती है। मतलब सहिष्णुता मतलब सहनशील,
सहानुभूति मतलब उसको सांत्वना देने का कार्य करती है। वो नैतिकता, नैतिकता व्यक्ति को सहनशील, उदारता, सांत्वना या सहानुभूति प्रदान करने का कार्य करती है। और इसके बाद जो अपना जो अगला जो औपचारिक लक्षण आता है वो होता है देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा, जैसे मान लो अपने देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार की घटना होती है, अपने देश से किसी भी विदेश से झगड़े या किसी प्रकार की क्रांति होती है, तो उसके अंतर्गत व्यक्ति अपने राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करता है तथा वहां पर राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम और वहां का सर्वेसर्वा के रूप में वो अपने आप को मजबूत करता है। देशभक्ति के बाद आता है क्रांति की सुरक्षा। अब क्रांति की सुरक्षा का संबंधी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत वहां का कुलीन मतलब निरकुंशी राजा का शासन था, तो वहां पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वो अत्याचार बढ़ने के कारण अपने भारत में भी उस क्रांति से सीखते हुए एक क्रांति की सुरक्षा के संबंध में एक गुण प्रदर्शित किया है, वह है शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जो वहां का शासन होता है जनता के लिए सर्वसर्वा होता है, सर्वेसर्वा होता है तथा वह जनता की सेवा में कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देता है। और यदि जनता सरकार से असंतुष्ट है तो सफलता पूर्वक वैधानिक उपाय, वैधानिक का मतलब जो कानून नियमों के आधार पर उसे हटा सकती है। किसको? सरकार को। सरकार कौन बनाती है? जनता। और जनता ही सरकार को हटा सकती है। और इसके बाद में बात आती है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक का मतलब क्या होता है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र के विपरीत लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। राजा का शासन होता है तथा राजा के शासन के आधार पर कुलीन तंत्र मतलब जैसे एक राजा वहां का शासन करता है तो उसका जो कुल होता है, उसके बाद उसका बेटा, बेटे के बाद बेटे का बेटा, इसके बाद मतलब कुल के आधार पर शासन चलता रहता है। और अधिनायक तंत्र मतलब जो अधिनायक तंत्र के विपरीत लोकतंत्र की विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। राष्ट्रों के आपसी विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सुलझाया जाता है। मतलब राष्ट्र के जो विवाद होते हैं, मतलब जैसे देश विदेश जैसे भारत पाकिस्तान ले लो, इनके मध्य जो विवाद होता है, मतलब विवाद इतना बढ़ जाए कि इनका जो किसी न्यायालय में जाना पड़े, तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो नीदरलैंड के अंदर मौजूद है, उसके समक्ष इन प्रस्तावों मतलब विवादों को रखा जाता है। तो इसका जो सुलझाने कार्य कौन करता है? वहां का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। अब इसके बाद में जो 8वां आता है संविधान में आस्था। संविधान में आस्था, लोकतंत्र निरंकुश शासन के स्थान पर विधि के शासन, सीमित शासन व शक्तियों के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है एक जो सरकार होती है उसका एक मुखिया होता है, सरकार का मुखिया। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सरकार के राज्यों द्वारा, सरकार ने जो राज्य बनाए उनके जो अलग अलग प्रतिनिधि विकेंद्रीकरण में अपना शासन स्थापित करते हैं। और सीमित शासन मतलब जो कानून बनाए गए हैं, संविधान के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनकी जो शक्तियां हैं उनके आधार को अलग सभी राज्य स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्ति की व्यवस्था कार्यपालिका के अत्याचार से बचकर उसकी रक्षा करती है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र होती है, वह किसी भी मतलब ये नहीं देखती कि भाई ये भतीजा है, किसी भाई भतीजे का बात नहीं रहता, वह सबके प्रति समानता का व्यवहार करती है। और जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है? कानून बनाती है। और एक व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका क्या करती है? शासन करती है, व्यवस्था जमाती है किस प्रकार से शासन किया जाता है। लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन। अब लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन किस प्रकार का है? तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो
लोकतंत्र के जो नागरिक होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना या किसी भी रंग, नस्ल तथा आय व्यय को ध्यान में रखकर बिना भेदभाव किए उनके प्रति कानून समान होना चाहिए, उनको समान संरक्षण समान सुविधाएं प्रदान की जाए। ये सब किसके अंतर्गत बताया गया? लोकतंत्र की समानता स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सबको समान अधिकार, समान स्वतंत्रता ये प्रदान की गई। कला, साहित्य, संस्कृति पर विज्ञान की प्रगति। कला और साहित्य के आधार पर कला, साहित्य, संस्कृति और कला होती है जो किसी कला साहित्य से व्यक्ति जुड़ा हुआ होना चाहिए। संस्कृति, विज्ञान और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो विज्ञान कल्चर है, इनके बारे में जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। संकट की स्थिति में नागरिक राष्ट्र के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जो शक्तिशाली शासन व्यवस्था है उसको किसी भी प्रकार का देश में संकट आता है, आर्थिक संकट, जैसे मान लो भी कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें अपने देश के अंतर्गत बहुत बड़ी समस्या है ये, इसको कैसे निपटाया जाए, इसके कारण अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो चुकी है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो आय जो व्यक्ति धन से अधिक मजबूत स्थिति में है, वो अपने देश में आर्थिक स्थिति के लिए बहुत रुपए दान कर रहे हैं और अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये भावनाएं शक्तिशाली शासन की व्यवस्था के अंतर्गत बताई गई। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी औपचारिक सिद्धांत, औपचारिक जो आलोचनात्मक परीक्षण था, लोकतंत्र के गुण थे इनकी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके दोष। इसके दोष क्या क्या होते हैं तथा इनके अंदर क्या क्या बताया गया है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं तथा किस प्रकार की कमी अपने संविधान के जो कानून है उनके अंतर्गत बताई गई है, तथा लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र में किस प्रकार के दोष और नियमों के विरुद्ध क्या क्या कमियां बताई गई, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।